फूलों की घाटी में इस साल पर्यटकों की संख्या में हुआ इजाफा। एक माह में घाटी में करीब 3,500 से अधिक पर्यटक पहुंचे। और उधम सिंह नगर जनपद में तैनात एएसआई की करंट लगने से बुरी तरह से मौत। आनन फानन में निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां की गई मृत की घोषणा। नमस्कार, न्यूज अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। तो चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के हाथरस में बड़ा हादसा हो गया, जहां रतिभानपुर में भोले बाबा के सत्संग के समापन के दौरान भगदड़ मच गई। हादसे में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और करीब 150 से अधिक लोग घायल हैं। घायल लोगों की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में मृतकों की संख्या में इजाफा भी हो सकता है। हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी समेत कई नेताओं ने दुख जताया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में टीम गठित कर हादसे के कारणों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। ये हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस सदन में थे उस समय जानकारी मिली कि इस तरह का हादसा हुआ है। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी? और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं, तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। देखिए, जब तक आप किसी आयोजन पे शुरुआत में से लेकर के अंत तक ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी घटना ही होंगी। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वहां सरकार जिम्मेदार है। मरने वालों की मदद हो, उनके परिवार के लोगों का पूरा इंतजाम हो। जो अगर घायल हैं, जिनको इलाज की जरूरत है, हमें उम्मीद है कि सरकार उनका इलाज अच्छा कराएगी। लद्दाख में शहीद हुए भारतीय सेना के डीआरपीएफ भूपेंद्र नेगी का पार्थिव शरीर मंगलवार को पौड़ी पहुंचा, जहां उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव बिसल्ड लाया गया। वहीं शहीद भूपेंद्र नेगी के आखिरी दर्शन करने के लिए क्षेत्र के लोग एकजुट हुए। साथ ही सभी लोगों ने पौबा घाट में सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी और शहीद के पार्थिव शरीर का नम आंखों से अंतिम संस्कार किया गया। बालक जो कि यहाँ पर बिसल्ड गांव के कुंवर सिंह नेगी जी का बालक, हमारे बहुत ही होनहार युवा, जो कि फौज में देश की सेवा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। आज उनकी अंत्येष्टि के मौके पर हम सब लोग यहाँ श्रद्धांजलि देने आए हैं। भूपेंद्र सिंह नेगी जी आज शहीद हुए और आज ही हम सब लोग उनकी अंत्येष्टि पे आए हैं। मैं सबसे पहले तो सरकार की तरफ से, अपनी तरफ से, क्षेत्रवासियों की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन देने आ रखा हूँ। और
हमारे क्षेत्र का कई जाबाज जो है सेना में शहीद होते हैं और मैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब वो प्रधानमंत्री बने तो तब उन्होंने एक नियम बनाया कि हर शहीद जो भी शहीद होगा उसके घर में ही असैनिक सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। बालक जो कि उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने राहुल गांधी के भाषण पर भाजपा के झूठे को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का काम सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना है, बयानों को तोड़ मड़ोड़ और कांग्रेस को बदनाम करना है। दसौनी ने कहा कि उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को तो राहुल गांधी और उनके बयान पर बोलने का कतई अधिकार नहीं है। दसौनी ने यह भी कहा कि हिंसा का प्रतीक तो खुद प्रेमचंद अग्रवाल है, जिन्होंने सरेआम अपने आरएसएस के कार्यकर्ता को गनर और ड्राइवर के साथ मिलकर बुरी तरह से पीटा था। आप देखिए कि राहुल गांधी जी ने हिंदू धर्म पर एक व्यापक और विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि कैसे हिंदू धर्म अहिंसा के मार्ग पर चलता है, हिंदू धर्म प्रेम करना सिखाता है, नफरत नहीं सिखाता, हिंदू धर्म डरो और डराओ मत की राजनीति पर चलता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी के ऊपर किया गया कटाक्ष या बयान पूरे हिंदू धर्म के ऊपर दर्शाया जा रहा है, जबकि ऐसा कोई बयान राहुल जी ने नहीं दिया। उसी पर आज यहाँ का कैबिनेट मिनिस्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रेस वार्ता करी और उन्होंने मंच पर बैठकर कहा कि हम में से कौन आपको हिंसात्मक दिखाई पड़ता है, हम सब हिंदू हैं और हम में से कौन हिंसात्मक है। प्रेमचंद अग्रवाल जी भूल गए हैं कि मंत्री पद पर रहते हुए किस तरह से उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक व्यक्ति को, एक कार्यकर्ता को सरेआम सड़कों पर बुरी तरीके से पीटा था अपने गनर और अपने ड्राइवर के साथ मिलकर। तो हिंसात्मक तो आप हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि राहुल गांधी ने लोकसभा में जिस प्रकार से व्यवहार किया उससे उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की गरिमा को तार-तार कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद राहुल गांधी की भाषा शैली गैर जिम्मेदाराना रही है। प्रेमचंद अग्रवाल ने राहुल गांधी पर हिंदुओं का अपमान करने का आरोप भी लगाया। तमाम हमारे साधु संतों ने जब दिल्ली में प्रदर्शन किया था, हजारों उन लोगों पे गोलियां चलाई गई थी, अनेकों लोग उसमें मारे गए थे, तब वो हिंसा नहीं थी। और आज मुझे बताइए, जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, आज मैं भी कह रहा हूं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, गर्व से मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। अब बताइए किस रूप में मुझे आप हिंसक कहेंगे? एक एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है, किसको आप हिंसक कहेंगे? आप में से भी अधिकांश लोग मेरे हिंदू भाई हैं, आप हिंसक हैं, इसका मतलब यानी किस प्रकार से आप एक राजनीतिक स्वार्थ के कारण आप हमारे हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं, इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, ये कदापि उचित नहीं होगा। तमाम हमारे बद्रीनाथ में आगामी उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां लगातार प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने गोपेश्वर मुख्य बाजार से गोपीनाथ मंदिर तक रैली निकालकर जनसंपर्क किया और भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के पक्ष में वोट देने की अपील की है। साथ ही आगामी 10 जुलाई को उपचुनाव होना है, जिसे लेकर पार्टी के दिग्गज नेता डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। तुम संघर्ष करो। बद्रीनाथ के अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने से वैकल्पिक मार्ग बह गया है, जिसके चलते क्षेत्र में रिकवर फ्रंट का कार्य बंद कर दिया गया है। वहीं कंपनी की कुछ मशीन फंसी होने की भी सूचना सामने आई है। बता दें कि ये वैकल्पिक मार्ग मास्टर प्लान के कार्यों के लिए बनाया गया था, जिसके जरिए डंपर, जेसीबी मशीन और मजदूरों को कार्यस्थल तक पहुंचाया जाता था।
नैनीताल के नगर पालिका सभागार में होटल, रेस्टोरेंट एसोसिएशन, व्यापार मंडल और विभिन्न संगठनों से नगर पालिका प्रशासन KN गोस्वामी ने बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि पालिका की आय का स्रोत बढ़ने के लिए घर घर सर्वे कर शहर का नक्शा बनाया जा रहा है। सर्वे कार्य पूरा होने के बाद इसे ऑनलाइन किया जाएगा, जिसे एक क्लिक में ही कहीं भी देखा जा सकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि शहरी विकास निदेशालय ने एक्ट में संशोधन का टैक्स क्लियर होने और म्यूटेशन में भी सुविधा मिलने लगेगी। उन्होंने साफ किया कि पुराने टैक्स से 5% से अधिक टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में ये सब चीजें हो सकें, इससे उनको भी काफी लाभ है। जैसे उनका म्यूटेशन की प्रक्रिया है वो आसान हो जाएगी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर की प्रक्रिया वो आसान हो जाएगी, वैल्यूएशन उनको जो बार बार वैल्यूएशन के लिए जाना पड़ता है वो नहीं होगा, वो हर 5 साल में अपने आप अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये विन विन सिचुएशन वाला एक्ट है। और इसमें एक चीज ये भी रखा गया है कि इसमें जब हम उसका असेसमेंट कर लेंगे, तो रामटेक संस्था के द्वारा उसको असेसमेंट किया जा रहा है, उसका 0.01 से लेकर के 1% ही केवल नगर पालिका द्वारा टैक्स लगाया जाएगा। और दूसरा राइडर इसमें यह है कि जो टैक्स लगाया जाएगा वो जो है जो पिछला टैक्स वगैरह होगा, अभी तक हम ARV पे रह रहे थे, एनुअल रेंटल। राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गुनियाल गांव में सैन्य धाम स्थल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मां के सम्मान में आंवला के पौधे का रोपण किया है और एक पेड़ मां के नाम के अभियान की सैन्य धाम से शुरुआत की है। अभियान के तहत सैन्य धाम स्थल में 200 से अधिक विभिन्न प्रजाति के पौधे का रोपण किया जाएगा। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने प्रकृति के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में इस राष्ट्रव्यापी अभियान में अधिक से अधिक अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रदेशवासियों से आह्वान किया है। जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, लगातार पेड़ों के कटने से हमारे स्रोत सूख रहे हैं। और मैं एक मैगजीन में पढ़ रहा था कि 25 साल के बाद जितने हमारे शहर समुद्र के किनारे हैं वो डूब जाएंगे। ऐसा में वृक्षारोपण बहुत आवश्यक है और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक पेड़ मां के नाम उसकी अभियान की शुरुआत आज हमने अपने सैन्य धाम से की है। अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगभग हम 100-200 पेड़ आज यहाँ पर लगा रहे हैं। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन मंत्री सचिव रंजीत सिन्हा ने विभिन्न केंद्रीय अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिकों के साथ देहरादून सचिवालय में बैठक की। बैठक में मानसून सीजन की तैयारियों के संबंध में चर्चा की गई। साथ ही विभिन्न आपदाओं को लेकर जोखिम आकलन, न्यूनीकरण, राहत और बचाव कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई है। आपदा प्रबंधन सचिव ने कहा कि आपदा प्रबंधन एक विभाग का कार्य नहीं है, बल्कि कई विभागों के आपसी सामंजस्य और तालमेल से आपदा की चुनौतियों को निपटा जा सकता है। इशू पे सारी जो तकनीकी एजेंसीज हैं भारत सरकार की, उनसे विचार विमर्श किया है। एक तो लैंडस्लाइड है, दूसरा जो वेदर कंडीशन है उसके संबंध में जो हमारी फोरकास्टिंग होती है, मीडियम रेंज फोरकास्टिंग और नाउ कास्टिंग वेदर से रिलेटेड, उसके संबंध में, और अर्थक्वेक के संबंध में और फ्लड मैनेजमेंट के संबंध में। तो इसमें लैंडस्लाइड के इशू पे GSI और अन्य जो वाडिया अन्य इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं और हमारी लैंडस्लाइड मिटिगेशन सेंटर काम कर रही है, उनको एक निर्देश हमने दिया है कि जो हॉट स्पॉट्स हैं जहां जहां लैंडस्लाइड हो रहे हैं उसके हिसाब से, उसके आधार पे हम एक लैंडस्लाइड का एक मॉडल क्रिएट करें ताकि कहीं पर भी उत्तराखंड में स्लोप और अन्य जो पैरामीटर्स उसके हिसाब से रेनफॉल के आधार पे हम प्रेडिक्शन कर सकें कि कहां पे लैंडस्लाइड होने की संभावना बन सकती है। एक तो ये है जिसमें GSI, वाडिया, हमारी लैंडस्लाइड सेंटर और अन्य जो संस्थाएं उसमें काम करेगी। दूसरा जो वेदर फोरकास्टिंग के संबंध में और नाउ कास्टिंग के संबंध में, हमने फोरकास्टिंग सेंटर से ये कहा था कि जितने भी हमारे डॉप्लर रडार्स हैं, वेदर स्टेशंस हैं, कहां कहां का डेटा जिसका कि फोरकास्टिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उन्होंने एक स्टडी करी है।
ऊधम सिंह नगर के पुलभट्टा थाना में तैनात एएसआई की करंट लगने से मौत का मामला सामने आया है, जहां एएसआई दीवार पर कपड़े सुखाने के लिए गया हुआ था। इसी दौरान दीवार से सटे हुए लोहे में करंट फैलने की वजह से वो करंट की चपेट में आ गए, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पीएम के लिए भेजा गया। खंबे के पास एक नॉर्मल खंबा है जिसमें स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, उस खंबे को इनका पैर लग गया है। तो उस हालत में पाया गया कि ये बिल्कुल धड़ करके आवाज आ गया। तुरंत आसपास के पुलिस वाले चले गए, उनको निकालने की कोशिश किया। ये देखा गया कि पैर चिपक गया था उनका खंबे में और बिजली से झुलस रहे थे। तो तत्काल जो है 2 कर्मचारियों ने इन्होंने निकालने की कोशिश करा तो उनको भी करंट झुलस गया और वो पीछे पड़ गए, मतलब वो पीछे फेंके गए। परंतु ये जो हमारा सुरेश पसपाला जी है, उनका पैर के साथ शरीर चिपक गया था उसमें। तो तब जाके डंडे से तुरंत जो है उनको अलग कर लिया गया। तब तक वो बेहोशी, मतलब नॉन रेस्पॉन्सिव हो चुके थे। तो तुरंत सीपीआर दे दिया गया पूरी टीम द्वारा। सरकारी गाड़ी में तत्काल जो है किच्चा हॉस्पिटल और तदोपरांत जो है गौतम हॉस्पिटल लेके गए। परंतु वहाँ पर पूरी एक्टिविटी कार्डियक की नहीं थी। सीपीआर लगातार प्रोटोकॉल के तहत दिया गया। ये सब के बाद डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया गया है, ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर दिया है। उत्तराखंड के शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने नए शिक्षा सत्र में छात्रों को बेहतर शिक्षा देने की कवायद तेज कर दी है। उन्होंने बताया कि सभी स्कूलों को महीने में 1 दिन और साल में 10 दिन बैक फ्री डे के लिए कहा गया है। इसके साथ साथ शिक्षकों के सभी पदों को जल्द भरे जाने और नए शिक्षा सत्र में सभी छात्रों को सभी विषयों के मुफ्त किताबें उपलब्ध कराने को भी निर्देशित किया है। इसमें देखिए, हमारी निःशुल्क जितनी पाठ्य पुस्तकें हैं 1 से 12 तक की सभी छात्रों के हाथों में पहुंच चुकी हैं। हम लोग औचक निरीक्षण भी शुरू कर रहे हैं और जिन बच्चों की बोर्ड परीक्षाएं हैं उनको बोर्ड प्रश्न पत्रों के माध्यम से अभ्यास करा करके हमारा प्रयास रहेगा इस बार अधिक से अधिक टॉपर हमारे बोर्ड से आए। मानसून में हर बार की तरह रक्सिया और कलसिया नाला कहर बरपाते हैं। वहीं इस बार प्रशासन ने मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एसडीएम परितोष वर्मा ने मंगलवार को पुलिस टीम के साथ रक्सिया और कलसिया नाले का निरीक्षण किया। कलसिया नाले से खतरे के जल्द में आ रहे 66 परिवारों को प्रशासन ने घर खाली करने का नोटिस जारी किया है। साथ ही एसडीएम ने सभी लोगों से बात कर उन्हें सुरक्षित और अलर्ट रहने की बात कही है। देखिए, बारिश को देखते हुए यहाँ पे क्योंकि 3 दिन का रेड अलर्ट भी है और कलसिया नाला क्योंकि विकराल रूप धारण करता है, तो इसी को देखते हुए यहाँ पे नोटिस भी दिए गए जितने परिवार हैं और यहाँ पे चेतावनी दी गई है कि जब भी बरसात हो ये अपने घरों से सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। और यहाँ पे एक स्कूल है जिसको चिन्हित किया गया है जहाँ पे आप लोग जा सकते हैं। यही अवगत कराने के लिए और यही जानकारी देने के लिए कलसिया क्षेत्र का भ्रमण किया गया है। और साथ ही यहाँ पे जो कार्य चैनलाइजेशन का था वो सिंचाई विभाग द्वारा किया जा चुका है, तो कि संतोषजनक सभी स्थानीय नागरिकों द्वारा बताया गया। सर, कितने घर है जो खतरे की जद में हो? क्या कुछ रहने की उनकी व्यवस्था भी कर रहे हैं आप लोग? देखिए, 66 परिवार हैं जिनको नोटिस दिए गए हैं जो नाले के बिल्कुल समीप हैं और खतरे की जद पे हैं। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में एक के बाद एक भ्रष्ट अधिकारी, सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की धरपकड़ लगातार जारी है। इसी कड़ी में जिला आबकारी अधिकारी अशोक मिश्रा ने एसीबी से रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। रिश्वतखोर जिला आबकारी अधिकारी खटीमा के शराब कारोबारी से 70,000 की रिश्वत की मांग कर रहा था, जिसकी शिकायत शराब कारोबारी ने की थी, जिस पर विजिलेंस टीम ने जाल बिछाने के बाद जिला आबकारी अधिकारी को धर दबोचा। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत की गई थी कि उन्होंने पिछले साल का अधिभार जमा किया था, तो उसका माल उठाने के लिए 10% के हिसाब से जिला आबकारी अधिकारी द्वारा रुद्रपुर द्वारा मांग की जा रही है रिश्वत की, और वो नहीं देना चाहते। तो आज हमारी टीम द्वारा 70,000 रुपये रिश्वत लेते हुए हल्द्वानी सेक्टर की टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है।
उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, इसके लिए सरकार लगातार नए प्रयोग कर रही है। छात्रों के सामने शिक्षकों और शिक्षा में कमी ना हो, इसके लिए सरकार ने बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए धनराशि देने का भी निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने नई शिक्षा नीति के बाद एक और अहम फैसला लिया, जिसमें प्रदेश के सरकारी और निजी विद्यालयों के शिक्षक एक दूसरे के विद्यालयों में पढ़ा सकेंगे। पढ़ाने के साथ ही शिक्षक एक दूसरे के शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से भी पढ़ा सकेंगे। शिक्षा विभाग में जितने भी स्कूलों में जल भराव की समस्या होती है या वहाँ पानी टपकता है स्कूल में, ऐसे 22 स्कूलों को आइडेंटिफाई किया गया है और मैंने जिलाधिकारी को भी आदेश दिया आज ही कि उनको ध्वस्तीकरण करके नए स्कूल बनाए जाए। जिन स्कूलों में जल भराव की समस्या होती है उनके लिए भी हमने पैसा मुक्त कर रहे हैं और वहाँ जल भराव की समस्या न रहे ताकि बच्चों को कोई दिक्कत न रहे। एक हम आपके जिले में 3 नेताजी सुभाष चंद्र बोस हॉस्टल बना रहे हैं, जिसमें उन गरीब बच्चों को 12वीं तक की शिक्षा दी जाएगी जिनके की अनाथ हो गए हैं या उनके माँ पिताजी की किसी की डेथ हो गई है या वो बहुत गरीब हैं। ऐसे बच्चों को 300 बच्चों को हम यहाँ निःशुल्क शिक्षा देंगे। उत्तराखंड प्रदेश में लगातार देखा जाता है कि डॉक्टर पहाड़ चढ़ने से कतराते रहते हैं, लेकिन अब उसका समाधान कहीं न कहीं होने जा रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने डॉक्टर डे के उपलक्ष्य में डॉक्टरों को एक बड़ी सौगात दी है और उन्होंने कहा कि अब उत्तराखंड के अंदर एक ऐसा एक्ट लाने जा रहे हैं जिससे डॉक्टरों को कहीं सुविधा मिलेगी और उनके चॉइस के अनुसार उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि पहले वर्ष में डॉक्टरों को उसके चॉइस का ट्रांसफर नहीं मिल पाया तो उसका पता होना चाहिए कि 3 साल बाद उसको कहां पर ट्रांसफर मिलेगा। उन्होंने कहा कि जब डॉक्टरों का ट्रांसफर होगा तो उनको वहीं पर सब सुविधा मिलेगी। वहीं जो डॉक्टर पहाड़ जाने से कतराते थे, लेकिन वह पहाड़ जाने से नहीं कतराएंगे। साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है कि डॉक्टर्स को जब भी वो किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, उनका जब ट्रांसफ़र होता है या ज्वाइनिंग होती है तो उनके लिए आवास भी वहाँ पे हो जाए, उनके लिए सारी व्यवस्था हो जाए ताकि वो अच्छा से वहाँ पे मरीजों को देख पाएँ। और मुझे लगता है कि अगर ये सुविधा हमने पूरे राज्य में कर दी तो डॉक्टरों को एक अच्छा जो है सुविधा मिल जाए। चमोली जिले के फूलों की घाटी में पिछले साल की तुलना में इस साल पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जहां एक माह में घाटी में करीब 3,500 से अधिक पर्यटक पहुंचे। वहीं विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते वन विभाग के राजस्व में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि पर्यटकों के लिए 1 जून को फूलों की घाटी खोली जाती है। वहीं इस साल 1 जून से 30 जून तक घाटी में 3,576 पर्यटक पहुंचे थे। न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। देश प्रदेश की अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।